जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बार फिर से अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 3 क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर है। सेट नंबर 3 है जिसका पेपर कोड है 822AX। इससे पहले मैं आपको ABAW करा चुका हूं। सेट नंबर 1 और 2 के सभी क्वेश्चन सभी खंड करा दिए हैं। ये सेट नंबर 3 की बात चल रही है, तो जिसमें कि पेपर कोड है 822 और पेपर कोड 822AX की बात चल रही है, जिसमें पहला खंड और पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के सभी खंड करा चुका हूं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया कर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो भाई हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हो गया है कि सिद्ध करना है कि आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? भाई कि माना √3 एक परिमेय संख्या, हम अपोजिट मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान ली कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगा तब कंडीशन क्या होगी? तब √3 बराबर क्या होगा? P/Q के, है ना? P/Q के बराबर होना चाहिए, जबकि Q क्या होना चाहिए? जबकि Q इज नॉट इजिकल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा P/Q कैसे होना चाहिए? धन पूर्णांक। तथा P/Q कैसे होने चाहिए? धन पूर्णांक होने चाहिए। धन पूर्णांक है तो P/Q कहां धन पूर्णांक है। तो माना P/Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो लिखोगे माना P/Q में एक के अतिरिक्त कोई सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। भाई हमने मान लिया नहीं है, तो क्या होगा भाई? √3 बराबर क्या होगा? P/Q के बराबर होगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा? √3Q हो जाएगा। तो P बराबर √3Q हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P² बराबर 3Q हो जाएगा। तो P² बराबर कितना हो गया? 3Q² हो जाएगा। सॉरी, तो क्योंकि रूट का तो 3 रूट कट गया, स्क्वायर से 3 रह गया, Q का कर दो स्क्वायर तो Q² हो गया। तो P² क्या है? संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लिख दोगे अतः P² क्या है? संख्या 3 से विभाजित है। जब संख्या 3 से P² विभाजित है तो P भी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो संख्या P भी जो है 3 से विभाजित होगी। जब 3 से विभाजित होगी तो माना क्या हो जाएगा कि माना P² बराबर कितना, या P बराबर कितना हो गया? भाई आपको दिया हुआ है 3R। जब P बराबर 3R दिया तो दोनों पक्षों में क्या कर दो? वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब भाई वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? भाई P² बराबर 9R² के हो जाएगा। भाई P² बराबर 9R² के हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि P² किसके बराबर है? 3Q² के बराबर है। तो 3Q² बराबर 9R² है ना, यही तो है। तो भाई 3Q² 9² तो Q² बराबर कितना हो गया? Q² बराबर 3R²।
तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर का हो गया, तो क्यू भी तो क्या हो गया, तो अब लिखोगे अतः क्यू स्क्वायर संख्या 3 से क्या है, विभाजित है, तो क्यू भी संख्या 3 से विभाजित होगा, यानी क्यू भी क्या होगा, संख्या 3 से विभाजित होगा। तो यानी कि 3 पी व क्यू का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य भी है, यानी कि लिख दोगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 3 पी व क्यू का सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3, ठीक है, लिख दो अतः 3 पी और क्यू, भाई पी और क्यू का सर्वनिष्ठ माने कॉमन, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, तो एक के अतिरिक्त अन्य भी होगा, तो एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त भी है, एक के अतिरिक्त भी है, क्योंकि 3 से तो पी और क्यू दोनों कट रहे हैं ना, तो 3 जो है पी और क्यू के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त और भी, यानी 3 के अलावा भी और भी हैं, जब और भी हैं तो अतः यह संकेत करता है, तो लिख दोगे अतः यह संकेत करता है कि, क्या संकेत करता है कि हमारी कल्पना √3 जो परिमेय संख्या मानी है वो कैसी है, गलत है, गलत है असंगत है या त्रुटिपूर्ण, कुछ लिखते हैं। अतः यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना तो हमारी कल्पना जो है क्या है, हमारी कल्पना √3 परिमेय संख्या है, वह त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है या गलत है कह सकते हो, तो गलत है, तो यानी क्या हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो जैसा कि कह रहा है तीसरे का खा खंड है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दो संख्याओं का अंतर दिया 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या कितनी मान ली मैंने, x, तथा दूसरी संख्या कितनी मान ली, y। जब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मैंने कितनी मान ली, y मान ली। तो प्रथम शर्तानुसार तो लिखोगे प्रथम शर्तानुसार क्या लिखोगे कि भाई उनने कहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है, 26 है, समीकरण नंबर ए। फिर उनने कहा है द्वितीय शर्तानुसार, तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। x बराबर कितना है, 3y के। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो फिर लिखोगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो देखें x की जगह पे क्या रख दोगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया, 2y बराबर 26 हो गया। तो देखें कितना हो जाएगा,
तो y बराबर 26/2, 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। तो लिखोगे y का मान, समीकरण कहां रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखोगे, x बराबर 3 इंटू y का मान कितना है 13, तो 13 तिया कितने हो गए 39, यानी कि लिख दोगे अतः पहली संख्या x बराबर कितनी है 13, तो दूसरी संख्या y बराबर कितनी हो जाएगी 39, सॉरी x बराबर कितनी है 39 है, तो y बराबर कितनी है 13 है, यानी पहली संख्या बड़ी होगी ना, क्योंकि आपको पहली संख्या में से तो घटा रहे हो, तो 39 में से 13 घटाओ तभी 26 बचेंगे ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इसके बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, और P का मान भी ज्ञात करो, यानी कि आपको P का मान भी निकालना है और वह अनुपात भी निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि बिंदु P भाई आपको दिया हुआ है, इस अनुपात में विभाजित करेगा। किस अनुपात में, मैं मान लेता हूं किसी न किसी को बांटेगा, तो हम मान लेंगे। तो देखें सबसे पहले हमने क्या लिखा कि माना हम इसमें क्या करें, माना बिंदु ए माइनस के 5 -4 और बिंदु बी माइनस के 2 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P यानी कि माइनस के 3 P m अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो m अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो भाई विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, हम लिखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर भाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही तो होता है। तो देखें क्या करेंगे, तो x, y यानी x, y यही बिंदु तो है, यानी x, y इस रेखा को m1 m2 में, तो देखें भाई कौन सा बिंदु है P, यानी माइनस के 3 P, m1 का मान कितना है m, x2 का मान कितना है, तो देखें x2 का मान माइनस के 2 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान कितना है माइनस के 5 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस 1। अब यहां पे देखें m1 का यानी मान यानी m हो गया, y2 का मान 3 हो गया, m2 का मान 1 हो गया और y1 का मान कितना हो गया माइनस के 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस 1। तो देखिए माइनस के 3p बराबर यह कितना हो गया माइनस के 2m और माइनस के कितने हो गए 5 अपॉन m प्लस 1। यहां देखें 3m माइनस का 4 अपॉन m प्लस 1। तो भाई देखें अब क्या करोगे, हम इसका भुज ले लेंगे और इसका भुज ले लेंगे, यानी भुज की तुलना करने पर तो देखें माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2m माइनस के 5 और m प्लस 1। तो बेटा तिरछी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा माइनस के 3m माइनस के 3 और माइनस के 2m माइनस के 5। इसको यहां ले आए माइनस के 3m कितना हो गया प्लस का 2m, माइनस 3 को उधर लेके जाओ माइनस के 5 प्लस के 3m में से 2m जाएंगे बेटा, माइनस का m बचेगा और 5 में से 3 गया माइनस के 2 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करोगे कोटि, तो कोटि की तुलना करने पर कोटि की
तुलना करने पर तो देखें भाई कितना हो गया, P बराबर कितना दिया है 3m माइनस का 4 अपॉन m प्लस 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, P बराबर m का मान कितना निकाला 2, तो 2 3 6 हो गए, माइनस 4 2 प्लस 1 यानी P बराबर 6 में से 4 गया 2, 2 1 और कितने 3, तो P का मान कितना आ गया 2/3 आ गया, m का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो लिखोगे अतः अनुपात कितना होगा m यानी कि 2:1 हो जाएगा तथा P बराबर 2/3, इसका क्या हो गया आंसर। तो P बराबर 2/3 है और m बराबर 2 है, इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा गया है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी ठोस गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि इसमें 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काटकर एक तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। भाई आपने देखा होगा तार जो होता है गोल शेप में होता है, यानी लंबाई खींच दोगे उसे तो वो क्या बनेगा, एक पतला सा छोटा सा बेलन के आकार का बनेगा। यानी जिसका व्यास आपको दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 0.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो गोला है ना, तो पहले गोले की बात खत्म कर लेते हैं। तो भाई जैसा कि है अब देखें आंसर में कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या तो देखें लिखोगे धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो गोले का आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन, तो भाई आयतन के लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखें 4/3 पाई को ऐसी रहने दो, आर क्यूब का मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 3 से 3 कट गया, 3 3 9 4 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो हम क्या करेंगे माना तार की लंबाई कितनी मान ली h मीटर है। भाई मैंने मान ली किया है h मीटर है लंबाई, तो भाई h मीटर, मीटर में क्यों सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर मान लो, h सेंटीमीटर है। तो जब h सेंटीमीटर लंबाई हो गई तार की, उस लंबाई तो उसकी ऊंचाई कहलाएगी, क्योंकि बेलना के शेप में है। तो क्या करोगे बेलनाकार तार का आयतन, या आयतन निकालने की जगह पहले त्रिज्या चाहिए होगी, त्रिज्या निकाल लो। तो लिखोगे तार की त्रिज्या, तार का व्यास कितना दिया है भाई 0.4 सेंटीमीटर, तो तार की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है ना, तो 0.4 को क्या करोगे 2 से कर दो भाग, 2 दूनी 4 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई तार की त्रिज्या हो गई 0.2 सेंटीमीटर। अब देखें हमें क्या चाहिए भाई बेलनाकार तार का आयतन, तो लिखें क्योंकि तार बेलनाकार शेप में होगा, तो बेलनाकार तार का आयतन। तो भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलनाकार आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो लगा दो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ऐसी रहने दो, बेलनाकार तार के लिए आर कितनी है 0.2, तो 0.2 गुणा 0.2 एच ऐसी रहने दो। भाई बेलनाकार का आयतन हो या गोले का आयतन बात बराबर है ना, क्योंकि इसी को तो पिघला कर बनाया गया है इसी को। तो भाई क्या करोगे कितना निकाला हमने 36 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 36 बटे कितना हो गया 0.2 गुणा 0.2 बराबर कितना बचा एच, पॉइंट हटाओगे 1 0 ये बढ़ गया, 1 0 ये बढ़ गया, यानी एच बराबर 3600 बटे 2 दूनी 4 4 ने 36, यानी एच बराबर 900 सेंटीमीटर अथवा एच बराबर 9 मीटर। भाई या तो एच बराबर 900 सेंटीमीटर लिख लो या 9 मीटर लिख लो। अतः बेलनाकार तार की लंबाई कितनी हो गई 9 मीटर हो गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के काखंड की ओर।
तो आपसे कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, और बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है, यानी कि दशमलव में इसका मान भी निकालना है बिना भाग किए, है ना। तो बिना भाग किए निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेय संख्या का शांत दशमलव या अशांत दशमलव निकालते हैं। तो बिना लंबी भाग नहीं करनी है। तो देखिए, तो आपको संख्या दी है, परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या क्या दी है भाई, 66 बटे दी है ना, कि 66/180, 66/180 को क्या लिख सकता हूं मैं, फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 11 आएगा, कि 2 3 6, 6 की 11 करो 66 हो जाएगा। और यहां देखें 2 गुणा 2, 2 3 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 की किससे कर दोगे, 5 से कर दो। 36 की 5 से कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 180 आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, कितना आ गया, 11/2 गुणा 3 गुणा 5 आ गया। तो देखें क्या ये शांत दशमलव है या अशांत है। तो भाई देखें, सबसे पहली चीज पहचानने की क्या होती है कि ये किस रूप में है, कि अशांत है या शांत है। यानी कि आपको पता करना होता है कि इसके हर में घात कितनी, 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में है, तो ये शांत आवर्ती का होगा, वरना ये अशांत आवर्ती का होगा। ये तो पहचान होती है। तो लिखेंगे किसी परिमेय संख्या का शांत दशमलव होने के लिए, भाई देखें, लिख लो चाहो तो डेफिनेशन, भाई किसी संख्या या परिमेय संख्या, ये परिमेय संकेत होगी, किसी परिमेय संख्या का शांत दशमलव होने के लिए, भाई शांत दशमलव होने के लिए उसके हर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर n होने के लिए उसके हर में 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होना आवश्यक है, के रूप में होना क्या है, आवश्यक है। यानी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में होना आवश्यक है, जहां m व n क्या ऋणोत्तर पूर्णांक है, जहां m व n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। जब ऋणोत्तर पूर्णांक है तो अब देखिए परिमेय संख्या कौन सी बात कर रहे थे, 66/180, तो लिखोगे परिमेय संख्या 66/180 के हर में, बताओ क्या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, नहीं है। 66/180 बराबर कितना है, 11/2 गुणा 3 गुणा 5, ये किसके रूप में नहीं है, का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। नहीं है तो ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती का हो गया। तो लिख दोगे अतः यह है भाई अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। यानी हो गया ना, शांत तो नहीं है, अशांत है, क्योंकि इसके हर में क्या है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, क्योंकि उसके साथ और भी है, क्योंकि 3 भी तो दिया है ना। आपके लिए क्या होना चाहिए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में, तभी होगा शांत, वरना नहीं होगा। अब की बात क्या कर रहे हैं उसके आगे, उसका बिना वास्तविक विभाजन किए परिमेय संख्या 13/125 के क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो देखें दशमलव प्रसार सेकंड वाले के लिए 13/125 को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, 13 में भाई 5 की घात 3 ही तो लिख सकता हूं, साथ में 2 की घात 0 कर दो, क्योंकि किसी की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 कितना 1 हो गया, 1 तो लिख सकता हूं। तो अब देखें, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको लिख दो कि 13 गुणा 2 की घात 3 से गुणा कर दो, 2 की घात 3 से भाग कर दो, गुणा 5 की घात 3 ही आ गया, हो गया ना। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं, तो देखें मैं यहां लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा सा यहां देखें, यहां लिख देता हूं मैं
कि 13 तो ये आपका ही आ गया, 2 की घात 3 8, और 2 की घात 3 5 की घात 3 कितना हो गया 10 की घात 3। तो यानी कि 13 अट्ठे 104/100, भाग करोगे कितना आ गया 1.04, जो कि क्या है इसका आंसर है। तो लिख दोगे अतः 13/125 का दशमलव प्रसार 1.04 है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इजिकल टू 0 आपको दिया हुआ है, तो इसके मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है, तो k का और m का मान ज्ञात करना है। तो भाई k का और m का मान निकालना है, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे भाई, मूल का मतलब होता है उसके गुणनखंड होना, यानी जब इसके मूल है तो इसको क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। तो देखिए हम लिख देंगे कि समीकरण लिख लो पहले 3x² माइनस के 2kx प्लस 2m बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो लिखो यदि समीकरण 1 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 हैं, तो समीकरण को क्या करेंगे भाई संतुष्ट करेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये दोनों मूल इस समीकरण के क्या है मूल हैं, तो भाई सभी को संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखें तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 12, माइनस के कितने हो गए 4k हो गए, प्लस के 2 दूनी 4 बराबर 0। भाई अब एक काम करो भाई 12 को उधर लेके जाओ, तो यहां पे कितना m भी तो था, तो भाई देखो 2m था, ये 2m है, हमने x लिख दिया था, तो ये 2m है, तो ये 2m है, तो ये 2m रहेगा, यानी कि यहां पर 2m रहेगा। इसको उधर लेके जाओ तो माइनस के 4k प्लस के 2m बराबर कितना हो गया माइनस के 12, माइनस से भाग कर दोगे 4k माइनस के 2m बराबर 12, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करोगे, अब देखें अब हम करेंगे, देखें अब हम क्या करेंगे भाई x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो x बराबर 3, तो 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा k इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0, 3 3 9, 9 की 3 से करी 27, माइनस के 2 3 6 प्लस के 2m बराबर 0, इसको उधर ले जाओ, माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर माइनस के 27, तो इसको उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, ये माइनस से भाग कर दो, तो माइनस हमने भाग कर दिया, 6k प्लस के हो गए माइनस के 2m प्लस के 27, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिख दो, 4k माइनस के 2m बराबर 12, समीकरण 2 है। समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गए, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2 के बचे, 27 में से 12 गया, 7 में 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक, तो कितना हो गया 6 में से 4 गए प्लस के 2 के बचे, यानी k बराबर कितना आ गया 15/2 आ गया। ये किसका मान आ गया k का मान आ गया 15/2। और अब क्या करेंगे k का मान हम कहां लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा दो या समीकरण 2 में लगा दो, समीकरण 2 में लगा दें तो लिखोगे k का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखें 4 गुणा k का मान लगा दिया 15/2 माइनस के 2m बराबर 12, 2 दूनी 4 हो गया, 15 दूनी 30, माइनस के 2m बराबर 12, तो देखो 30 को उधर लेके जाओ, माइनस के 2m बराबर 12 माइनस के 30 हो गए, तो 2m 12 में से 30 जाएंगे, 30 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 30 में से 12 जाएंगे 18 को बचेंगे, वो भी माइनस के। अब देखो माइनस से माइनस कट गया,
m बराबर 18/2, 2 निम 18, तो m बराबर कितना आ गया 9, m बराबर 9 और k बराबर कितना आ गया 15/2, दोनों आंसर निकाल दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। जैसा कि दिया यदि बिंदु ए बी सी आपस में कैसे हैं, संरेख हैं, तो k का मान ज्ञात करो। आपको k का मान निकालना है यदि बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो देखिए भाई संरेख होने की कंडीशन क्या होती है, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है ना। तो देखें लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि बिंदु ए कॉमा बी व सी सरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो देखें 0 होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये दिया है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0, तो 1/2। अब देखें यहां पर ये मैंने क्या करा, यहां पर लिख दिया, देखो ये लिखा x1, ये लिखा y1, ये लिखा x2, ये लिखा y2, ये लिखा x3, ये लिखा y3। आप भी इसी तरीके से बिंदु के ऊपर लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो देखिए x1 का मान 2, y2 माइनस y3 यानी k माइनस का 7 प्लस x2 का मान 5, y3 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस के 3 प्लस x3 का मान 6, y1 माइनस y2 3 माइनस का k। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, 2 तो इधर आगे 0 में हो गया, यानी 0 बराबर कितना हो गया, 2 के अंदर गुणा करो, 2k माइनस के 2 सत्ते कितना, 14 प्लस 5 सत्ते 35, 5 तियां 15, 6 तियां 18 माइनस के 6k। तो देखें 2k ये रहे, 6k ये रहे, 6k में से 2k घट जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, माइनस के 4k बचे। अब देखें 15 और 35, सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, माइनस के 14 हैं, माइनस के 15 हैं, जोड़ दोगे कितने हो गए, माइनस के 29 हो गए, और 29 हो गए, और 35 में से माइनस के 29 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 29 जाएंगे तो बचे आपके कितने, 6, और 6 में 18 जोड़ दो, 18 6 कितने हो गए, प्लस के 24। तो भाई 4k को इधर ले आओ, तो 4k बराबर 24 हो गया, k बराबर 24/4, तो कितना आ जाएगा, 4 से भाग करो 24 को, तो k बराबर कितना आ गया, 6। तो लिख दोगे अतः k का मान कितना है, 6 है ना। ये आपका आंसर हो गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन चौथे के घ खंड की ओर। तो कहा है चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, और OD बराबर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो भाई ये बताओ मुझे कि उनने कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका निकल आएगा। अब देखें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है, तो देखो त्रिज्या खंड OACBO, त्रिज्या खंड कह दो क्योंकि ये क्या है, चित्र में OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 वाले चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब वृत्त का 1/4 हिस्सा है। तो त्रिज्या खंड OACBO का केंद्र O है तथा त्रिज्या R बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। जब 3.5 सेंटीमीटर है तो लिखोगे चतुर्थांश OACBO का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, वृत्त का 1/4 तो होगा, या फिर θ/360 पाई r स्क्वायर, बात तो एक ही है।
तो 1/4 पाई का मान लगा दो 22/7 लगा दिया। आर का मान 3.5 गुणा 3.5, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो नीचे बढ़ गया। तो देखो 7 से भाग करा, 7 पंजे 35, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 11 बार, यानी 11 गुणा 3.5 बटे कितना हो गया 4 हो गया। पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे तो 5 से भाग करो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 7 की 11 से करी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, चतुर्थांश OACBO का क्षेत्रफल हो गया। हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे भाई, चतुर्थांश OACBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई मैं इस डायग्राम को रफ कर दूं, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है इसलिए। और OD बराबर कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो भाई देखें OACBO का क्षेत्रफल माइनस 1/2 या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने निकाला 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुणा ऊंचाई। तो भाई आधार कितना है, त्रिज्या बन गई। आधार त्रिज्या कितनी 3.5, ऊंचाई कितनी है 2। तो देखें हम क्या करेंगे 77/8 माइनस के 3.5 की गुणा करो 2 से कितना आएगा 7/2, एलसीएम लोगे 8 आएगा, यहाँ 77 हो गया। 8 से भाग करो 2 से, 2 चौक 8, 4 सत्ते 28। भाई 77 में से 28 घटाओ कितने बचेंगे 49/8, 49/8 हो गया। 8 से इसको भाग कर लो, 8 छंग कितने होते हैं 48 है ना, 8 पंजाली 8 छंग 48 हो गए। बचा कितना 1, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा लिया 0 हो गए 10। तो 8 ही कम 8 कितने बचे 2 हो गए, 2 बचे 8 ही कम 8। अब कितना पॉइंट लगा हुआ 0 वाले 20 हो जाएंगे। जब 20 हो जाएंगे तो भाग करोगे 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4। जब 8 दूनी 16 हो गए बचेंगे कितने 4, तो 0 बढ़ा देंगे 8 पंजे 40। तो भाई अब मैं 5 को हटा के 6.12 की जगह क्या लिख दूंगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है एकदम सही। इस प्रकार इसके मैंने प्रश्न नंबर 3 के और प्रश्न नंबर 4 के सभी खंड करा दिए। बाकी के सभी क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।